हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी का एक छोटा सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जानेंगे, इसका कॉजेज़ क्या है ये जानेंगे, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो छोटा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट्स है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे अभी तक पूछे गए हैं, तो उस सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे कि कौन सा वो अभी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है हम लोग का इनफर्टिलिटी। हम लोग यहाँ पर चार टॉपिक पॉइंट्स लिखे हैं, उस चारों पॉइंट्स को समझेंगे। पहले लिखे हैं इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी। दो शब्द होता है, एक होता है इनफर्टिलिटी और एक होता है स्टरलिटी। दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि रेगुलर इंटरकोर्स अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या चीज़ इनफर्टिलिटी का, कि अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आफ्टर रेगुलर इंटरकोर्स एटलीस्ट 1 मंथ। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, एटलीस्ट 1 मंथ तक लगातार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर रही है फीमेल, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग कॉजेज है जिसको हम लोग डील करेंगे। लेकिन स्टरलिटी क्या होता है कि स्टरलिटी का मतलब ये होता है कि इनफर्टिलिटी का ही एक बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आगे चल के हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं स्टरलिटी। इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है, इस तरीके से हम लोग जानेंगे। इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है मेल कॉज में बात करें तो टेस्टिस में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके डक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, पेनिस में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर स्पर्म सीमेन में प्रॉब्लम हो सकता है। फीमेल में बात करें तो फीमेल का ओवरी डिसऑर्डर हो सकता है, ओवेरियन से रिलेटेड फिलोपियन ट्यूब का हो सकता है, यूट्रस का हो सकता है, विजाइना का हो सकता है, सर्विक्स का हो सकता है। लेकिन स्टरलिटी का मतलब क्या है? यदि ये सभी चीज़ों में प्रॉब्लम है, टेस्टिस में, ये सब में, तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसको लैब के थ्रू उसके मदद से फर्टिलाइज किया जा सकता है। ओवम और स्पर्म के दोनों को आपस में फर्टिलाइज किया जा सकता है। लेकिन स्टरलिटी हो जाएगा तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जहाँ तक क्लियर कि इनफर्टिलिटी क्या होता है और स्टरलिटी क्या होता है। अब एक और है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का ही दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि मदर एक बार भी कंसीव नहीं की है, जो फीमेल है वो एक बार भी कंसीव नहीं की है, नेवर कंसीव, नॉट अ सिंगल चाइल्ड, या फिर लिख सकते हैं नेवर कंसीव, अभी तक एक बार भी कंसीव नहीं की है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि उसका एक चाइल्ड है, मतलब एक बार कंसीव की बर्थ दी या फिर नहीं, उससे मतलब नहीं, कंसीव एक बार की लेकिन दूसरे बार अब नहीं कर पा रही है। फर्स्ट टाइम की सब ठीक ठाक था लेकिन दूसरे बार कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अभी तक हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़े। इनफर्टिलिटी क्या होता है, स्टरलिटी क्या होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है। अब जो इनफर्टिलिटी है उसका कॉजेज़ की बात करें तो 2 कॉज होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज होता है फीमेल कॉज, जो कि 40 से 50% होता है। इसको लिख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होती है, तो फीमेल कॉज 40 से 50% होती है मोस्ट कॉमन फीमेल कॉज। मेल कॉज 30 से 40% होते हैं। मेल कॉज कितने होते हैं? 30 to 40%। अब मेल कॉज की बात करें तो मेल कॉज में देखिए, यहाँ पर हम रफली इमेज बताना है कि ताकि आप लोग को हम अच्छे तरीक़े से प्रॉपर वे में समझा सकें। पहले ये बना है टेस्टिस। मेल कॉज में क्या हो सकता है कि मेल के टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्टिस में प्रॉब्लम बोले तो कंजेनाइटल हो सकता है, टेराटोजेनिक हो सकता है, कोई भी इंजरी की वजह से हो सकता है, थर्मल की वजह से, इसीलिए बोलते हैं कि थर्मल जो हीट होता है उसके वजह से हो सकता है। इसीलिए तो टेस्टिस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, उसके वजह से। तो टेस्टिस में क्या लिखेंगे? टेस्टिकुलर कॉजेज में लिख दीजिएगा कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में आता है डिसऑर्डर क्रिप्टोकार्डिज्म।
लिख लीजिएगा। क्रिप्टोकार्डिज्म क्या होता है? अनडिसेंट टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है कि पहले तो बनता है टेस्टिस हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी में, उसके बाद 33 to 34 वीक पर टेस्टिस डिसेंड डाउन होता है, इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू जाता है स्क्रोटम में। कब जाता है? तो 33 to 34 वीक में जाता है। अब वहाँ से डिसेंड डाउन नहीं होगा। अनडिसेंड टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रिप्टोकार्डिज्म बोलते हैं। कि मतलब क्या होगा क्रिप्टोकार्डिज्म में कि टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी में ही रह गया, फिर इनलिंगुअल कैनाल में ही रह गया, स्क्रोटम में नहीं गया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म, जो किया जाएगा किसमें? टेस्टिकुलर कॉज में आ सकता है। उसके बाद ओर्चाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा टेस्टिस में, उसको हम लोग बोलते हैं ओर्चाइटिस। उसके वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में दिक्कत होगा, जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बनेगा। तो ये सभी कॉज हो सकते हैं। सेकेंड कॉज है कि स्पर्म तो बन गया, इस टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। स्पर्म तो बन गया, लेकिन स्पर्म को ले जाने वाला जो पाथवे है, जो डक्ट है, जो गाड़ी है, उसी में दिक्कत है। डक्ट कौन सा डक्ट होता है? तो वास डिफरेंस हो गया, इपिडिडाइमिस हो गया, सेमनिफेरस ट्यूबुल हो गया, ये जो डक्ट है इसमें प्रॉब्लम हो गया। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंजेनाइटल बाइलेटरल एब्सेंट ऑफ वास डिफरेंट, ये होता है। इसका कॉज पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? कंजेनाइटल बाइलेटरल एब्सेंट ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है पाथवे होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं स्पर्म के, उसमें पढ़ने को मिलता है वास डिफरेंस क्या होता है। तो ये मान लो कि ट्यूब है, पाथवे है, तो ये कंजेनाइटली एब्सेंट है दोनों साइड से। तो यहाँ पर तो स्पर्म बन गया, लेकिन यहाँ से डक्ट ही नहीं है कि ताकि वो पेनिस तक स्पर्म पहुँच सके। कैसे पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये डक्ट का कनेक्शन नहीं रहेगा, तो इसको कौन ले जाएगा? ये नहीं जा पाएगा। थर्ड यहाँ पर कंडीशन क्या होगा? पेनिस ले रिलेटेड कंडीशन। पेनिस ले क्या होगा कि यहाँ तक तो पेनिस तक पहुँच गया, लेकिन पेनिस के बाद माल डिलीवर नहीं हो पाएगा। जैसे बात करें कि ये फैक्ट्री है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाने की प्रयास करें, समझिएगा। मान लो कि टेस्टिस का एक फैक्ट्री है जो कि माल को प्रोड्यूस कर रहा है, वो बना रहा है, बना दिया, उसके बाद माल पूरा कंपनी में बन गया। बनने के बाद क्या होगा कि उसको डिलीवरी बॉय क्या करेगा कि डिलीवर करेगा, ले गया। डक्ट क्या है? डिलीवरी बॉय डिलीवर किया। अब जो रिसीव करने वाला है उसमें दिक्कत है। रिसीव करने वाला में दिक्कत क्या चीज़ है कि यहाँ पर पेनिस में दिक्कत क्या हो सकता है? प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो सकता है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। दो कॉज लिखिएगा, पेनाइल कॉज में, पेनिस वाले कॉज में प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो सकता है, समय से पहले इजेकुलेशन हो जाना, या फिर पेनाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि पेनिस इनलार्ज नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट 4 नंबर कॉज है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कि सब ठीक ठाक है, माल बन गया, पहुंच गया, अच्छे तरीक़े से डिलीवर भी हो गया, लेकिन जो माल गया है उसी में डिसऑर्डर है, उसी में दिक्कत है। और माल क्या चीज़ गया है? स्पर्म गया है, सीमेन गया है। तो 4 नंबर डिजीज़ क्या है कि सीमेन या फिर स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो अब यहाँ पर जानेंगे हम लोग सीमेन एनालिसिस के बारे में। सीमेन का नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसका? तो मोर देन 1.4 ml पर इजेकुलेशन। मेल एक बार अपना सीमेन इजेकुलेट आउट करता है तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? वॉल्यूम कितना होना चाहिए? तो 1.4 ml से ज़्यादा होना चाहिए। कहीं कहीं 2 ml भी देता है, लेकिन ये 1.4 ml मान सकते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे बुक में 1.4 ml ही दिया गया है। नेक्स्ट है कि काउंट कितना होना चाहिए? 1 ml जो सीमेन है उसमें स्पर्म का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। काउंट किसका हम आप लोग को बता रहे हैं? तो स्पर्म का बता रहे हैं। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए 1 ml में? तो वो होता है 20 मिलियन से ज़्यादा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक। उसके बाद एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ सीमेन। एब्सेंस ऑफ सीमेन। और एजियोस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पर्म, ठीक। और नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है डेड स्पर्म।
स्पर्म क्या हो गया, और डेड हो गया तो क्या हो जाएगा, डेड हुआ तो मोटाइल नहीं होगा, इमोटाइल होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेनोजियोस्पर्मिया, मतलब कि इमोटाइल स्पर्म। इमोर्टाइल स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनोजियोस्पर्मिया। ये कंडीशन है, यदि स्टेनोजियोस्पर्मिया वाला कंडीशन है मतलब कि इमोर्टाइल है, इमोर्टाइल हो जाएगा तो क्या होगा भैया, इमोर्टाइल में भी दो गो आते हैं, प्रोग्रेसिव आता है जो कि साइड से चलेगा, और एक और आता है प्रोग्रेसिव वाला जो साइड से चलता है, जो कि इमोर्टाइल स्टेनोजियोस्पर्मिया जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्रोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि डेड स्पर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया का मतलब कि अब्सेंट होगा स्पर्म, और इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर एस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ सीमेन, ना कि स्पर्म। इसी के वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं फीमेल कॉज, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। फीमेल कॉज में बात करें तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाए हैं रफली ताकि आप लोग को समझा सके। फीमेल कॉज 4-5 होते हैं, जैसे 4-5 मेल कॉज पर है कि टेस्टिस में दिक्कत हो सकता है, उसके ट्यूब में दिक्कत हो सकता है, पेनिस में डिसऑर्डर हो सकता है, फिर स्पर्म में दिक्कत हो सकता है। उसी प्रकार से फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, तो फीमेल के ओवरी में दिक्कत हो सकता है, जो कि इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत हो सकता है, नंबर 3 यूट्रस में दिक्कत हो सकता है, वेजाइना में दिक्कत हो सकता है, फिर सर्विक्स में दिक्कत हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो कि इसमें प्रॉब्लम फीमेल में होता है वो होता है ओवेरियन कॉज। ओवेरियन कॉज और मोस्ट कॉमन कॉज होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का, तो बोलेंगे कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, तो इनफर्टिलिटी का। एग्जाम का ये भी क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ओवेरियन कॉज में एनोबुलेशन भी होता है। एनोबुलेशन क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा ओबुलेशन। ओबुलेशन किसको बोलते हैं, तो रप्चर पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन जो फॉलिकल्स है या फिर बोल सकते हैं कि रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर देख लो कि मान लो बनाकर समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर ये हो गया ये ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया, और यहाँ पर एग है, इसका रिलीज होना LH हार्मोन के प्रेजेंट में एग को, सेकेंडरी oocyte को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओवुलेशन बोलते हैं। तो LH हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स पर, और रिलीज क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो ओवुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हम लोग कि ये तो हो गया इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी में हम लोग क्या पढ़े अभी तक, उसका मैनेजमेंट जान लेते हैं पहले। इसके मैनेजमेंट में होता है ART, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्ट मतलब कि मैनुअल बोल सकते हैं, लैब की वजह से अपने ह्यूमन के जो है टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के सहायता में लेकर के असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव टेक्निक को। जैसे होता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन लैब में कराते हैं। मदर का जो है उसके एग को लेंगे और उसके जो फादर है, जो उसके हस्बैंड है, उसके स्पर्म को लेकर के लैब में फर्टिलाइज करा करके, और जो वहाँ पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद मोरूला बनता है। मोरूला कितने सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो 16 से 64 सेल स्ट्रक्चर को मोरूला बनते हैं। जो लैब तक मोरूला हुआ उसके बाद उस मोरूला को लेकर के मदर के यूट्रस में डाल देंगे। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, लैब में, मदर में नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मदर में जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें दिक्कत है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन होते हैं एम्पुला पार्ट में। तो मदर के इसमें याद रखना कि फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी होने की वजह से फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम के वजह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, कराने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन यही होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही यूज़ में लिया जाता है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक में। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। सेकेंड है IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो
मेल पार्टनर है उसके पेनिस जो है उस मदर के यूट्राइन कैविटी तक प्रॉपर वे में स्पर्म को वहाँ तक पहुँचा पाए एबल नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो उसके हस्बैंड है उसके स्पर्म को लेकर के और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस में क्या करते हैं स्पर्म को इंसेमिनेट करते हैं। लेकिन ये जो है मोस्ट कॉमन मेल में नहीं होता है, ये एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। जो भी जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस ये सब हो गया उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, आप लोग देखे भी होंगे गांव में। आईयू जिसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में दो चीज़ आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आते हैं GIFT गिफ्ट और एक आता है ZIFT। गिफ्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उसका ट्रांसफ़र करना, और ये गिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। मोस्ट बोल सकते हैं सक्सेस किसका है, मोस्ट बढ़िया कौन सा है, गुड कौन सा है, तो जाइगोट वाला इसको लिख सकते हैं कि ये अच्छा है, गुड है। मोस्ट सक्सेस रेट इसका है तो किसका है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र का। और लास्ट है ICSI। ICSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लिख लीजिएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये हम लोग का ओवरऑल छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंस है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफर्टिलिटी से, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में डिफरेंट क्या है, उसके बाद पूछे जाते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इनफर्टिलिटी का, तो फीमेल कॉज। फीमेल कॉज में भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो बोलेंगे PCOD। उसके बाद मेल कॉज, मेल कॉज में भी बहुत सारे आते हैं। टेस्टिकुलर कॉज आता है, डक्ट कॉज आता है, पेनाइल कॉज पेनिस वाला कॉज आता है, और स्पर्म कॉज। स्पर्म वाला भी पूछे जाते हैं कि वैल्यूम कितना होता है, अमाउंट कितना होता है, स्टेनोजूस्पर्मिया क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया, ये भी क्वेश्चन होता है। तो ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, यहीं पूछे जाते हैं एजियोस्पर्मिया क्या होता है, एस्पर्मिया क्या होता है, नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है। उसके बाद ये फीमेल वाले कॉज हो गया। ये छोटा सा वीडियो हम लोग का हो गया इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना इनफर्टिलिटी टॉपिक कंप्लीट कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।